Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the question number 1b. State whether right or wrong the question bank provided by the Maharashtra State Board of Geography subject. So इससे पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, तो उसे भी देखेंगे। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन है वो भी आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 1b स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए, जो राइट है या रॉन्ग है हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। सो हम शुरू करते हैं अभी यहाँ से। नंबर 1, लीस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो मैं आंसर बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ मैं साइन यूज करूंगा, सिंबल राइट एंड रॉन्ग के लिए, तो इस तरह से। लेकिन आपने एग्जाम में आप राइट या रॉन्ग लिख सकते या फिर ट्रू फॉल्स, इस तरह से जो भी उसमें स्टेटमेंट में दिया जाएगा क्वेश्चन के, तो आपने राइट लिखना है या फिर रॉन्ग लिखना है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ सिंबल के थ्रू मैं यहाँ पर राइट है या रॉन्ग है उसका आंसर मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट है, लिस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ये जो सेंटेंस है फर्स्ट, ये राइट है। ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम पाई जाती है। देन नंबर 2, लैंड प्रपोर्शन ऑफ एशिया इज लिस्ट इन द वर्ल्ड। तो लैंड प्रपोर्शन ऑफ एशिया जो है ये लिस्ट नहीं है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका लैंड प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा एशिया का, इसलिए जो सेकंड है स्टेटमेंट, उसका जो आंसर है वो है रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। देन नंबर 3, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन अंटार्कटिका। सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो अंटार्कटिका में, ये बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है यहाँ पर। देन नंबर 4, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस इन इक्वेटोरियल रीजन। सो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही लेस है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डेंस फॉरेस्ट रीजन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 4। देन नंबर 5, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई ऑन तिब्बत प्लेट्यू। सो तिब्बत प्लेट्यू जो है ये बहुत ही, इसकी ज़्यादा हाइट है, मोर देन 4500 मीटर है अबव ये सी लेवल। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तिब्बत रीजन के अंदर, तिब्बत प्लेट्यू पर, तो ये बहुत ही कम है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है ये यहाँ पर रॉन्ग है नंबर 5 का। नंबर 6, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन पोलर रीजन। सो पोलर रीजन के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही लो है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। यह बहुत ही कोल्ड रीजन है, बहुत ही यहाँ पर स्नोफॉल और आइस कवर रहता है इस एरिया के अंदर पोलर रीजन में, तो इसलिए अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही लो है। नंबर 7, वेरियस प्रॉब्लम्स आर डेवलप इन सिटीज ड्यू टू माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की वजह से सिटीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो जाती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी माइग्रेशन होती है तो उस रीजन के ऊपर, उस सिटी के अंदर बहुत सारा पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, पोल्यूशन के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, लैंड के प्राइसेस जो है ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम जो है सिटीज़ में फेस करता पड़ती है ड्यू टू माइग्रेशन। नंबर 8, माइग्रेशन इज मोर टूवर्ड्स अर्बन एरिया। तो माइग्रेशन जो है ये अर्बन एरिया की तरफ ज़्यादा की जाती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। नंबर 9, रीजन लूजेस इट्स सेल्फ सफिशिएंसी ड्यू टू माइग्रेशन। तो जो रीजन होता है माइग्रेशन की वजह से जो उसकी सेल्फ सफिशिएंसी थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है नंबर 9
ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ज़्यादा माइग्रेशन की वजह से वो रीजन जो है इसकी सेल्फ सफिशिएंसी जो है कम होती जाती है। नंबर 10, लिटरेसी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो जो लिटरेसी रेशियो है या लिटरेसी रेट है ये एक तरह का इंडिकेटर होता है उस रीजन का, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट रहेगा उतनी ही ज़्यादा वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो कंट्री है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होती है। तो नंबर 10 इट इज़ ए राइट आंसर। देन नंबर 11, सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन टाइप्स। जो सेटलमेंट्स है उसको डिवाइड किया जाता है रूरल एंड अर्बन टाइप्स के सेटलमेंट में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर है ये। देन नंबर 12, मैन इज ए सोशल एनिमल, ही लिव्स इन सोसाइटी। सो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। मैन जो है ये सोशल एनिमल है और ये सोसाइटी में रहना पसंद करता है। नंबर 13, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर डेवलप्ड अराउंड ए सेंटर। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, इसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी कहा जाता है, जहां पर जो हाउसेस रहते हैं, जो सेटलमेंट्स रहती है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहती है, बहुत ही लार्ज सेटलमेंट रहती है और जो सेटलमेंट जो रहते हैं हाउसेस वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, बिल्कुल करीब करीब यहाँ की सेटलमेंट्स पाई जाती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इसे कहा जाता है। तो न्यूक्लिएटेड की जगह यहाँ पर कॉम्पैक्ट वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोनों का स्टेटमेंट जो रहेगा, हमारा आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये एक सेंटर के अराउंड जो है डेवलप होती है। कोई भी वहाँ पर एक सेंटर हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई वहाँ पर रिवर हो सकती है इंपॉर्टेंट, जिसके सराउंडिंग में जो है वो सेटलमेंट डेवलप होती है, या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है या लेक हो सकती है, तो उसके आसपास जो है वो सेटलमेंट डेवलप हो जाती है। मार्केट प्लेस हो सकता है, उसके आसपास सेटलमेंट डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ये जो आंसर है 13 का वो भी राइट है। नंबर 14, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स और रोड्स और ऑन द कोस्ट लाइन। तो रेक्टेंगुलर सेटलमेंट से ये हमें मिलती है जहाँ पर दो रिवर बैंक का कॉन्फ्लुएंस होता है, दो अलग अलग रिवर आपस में आके एक दूसरे से मिलती है, या टू रोड्स जो है वो एक दूसरे से आकर मिलते हैं, या जो कोस्ट लाइन रीजन होती है वहां पर हमें रेक्टेंगुलर सेटलमेंट दिखाई देती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जहां पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स होता है, रोड्स होता है, कोस्ट लाइन होती है, तो नॉर्मली वहां पर जो सेटलमेंट पाई जाती है वो होती है ट्रायंगुलर सेटलमेंट। तो जहां पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर रहेगा, रोड्स रहेंगे, कोस्ट लाइन रहेंगे, तो मैक्सिमम ऐसे एरिया के अंदर, ऐसे रीजन के अंदर जो है ट्रायंगुलर सेटलमेंट हमें दिखाई देती है। नंबर 15, रूरल अर्बन फ्रिंज इज फाउंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है ये जो अर्बन एरिया होते हैं और जो रूरल एरिया होते हैं इनके बीच में पाया जाता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया में जो है रूरल सेटलमेंट के भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं और अर्बन सेटलमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दोनों एक साथ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया के अंदर, जो दोनों अर्बन और रूरल एरिया के बीच में जो है वो डेवलप होती है। देन नंबर 16, बुशमैन्स ऑफ कालाहारी डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका डू हंटिंग फॉर सबसिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है बुशमैन जो है ये ट्राइब है जो कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है आज भी वो हंटिंग है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना सर्वाइवर के लिए वो आज भी जो है वो हंटिंग करते हैं एनिमल्स की। और ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 17, वुड ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज सॉफ्ट। तो जो वुड ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है ये सॉफ्ट नहीं होती है बल्कि हार्ड होती है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वुड ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये होता है हार्ड, और जो सॉफ्ट वुड होती है वो होती है कॉनिफोरस फॉरेस्ट के अंदर।
Number 18, one type of trees are found on large scale, large areas of coniferous forest. तो यहाँ पर जो coniferous forest है वहाँ पर एक ही टाइप के जो ट्रीज एक बड़े से एरिया में हमें मिलते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो ये करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर. नंबर 19, जापान एंड चाइना हैज हाई ट्रेडिशनल स्किल्स इन फिशरीज. तो जापान एंड चाइना जो है यहाँ के लोगों में एक ट्रेडिशनल स्किल होती है फिशरी की. सो ये जो आंसर है यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनमें स्किल मौजूद होती है फिशरी की फिशिंग एक्टिविटी के लिए. देन नेक्स्ट नंबर 20, distribution of agricultural land and animal husbandry is not found connected to each other in the most of the region. जो एग्रीकल्चरल लैंड है और जो एनिमल हस्बेंड्री है या इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के जो मेजर हिस्सों में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं पाया जाता, यानी कि दोनों अलग अलग रीजन में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. मैक्सिमम जो एरिया है वर्ल्ड के एग्रीकल्चर लैंड और एनिमल हस्बेंड्री जो है दोनों भी कनेक्टेड है एक दूसरे से, दोनों एक साथ एक रीजन में परफॉर्म की जाती है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. तो नॉर्मली जहाँ पर बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वहीं पे उसी ऑनर की जो है बहुत सारे कैटल्स एनिमल होते हैं जो वहाँ पर उनकी एनिमल हस्बेंड्री की जाती है एक ही फार्म हाउस के अंदर. देन नंबर 21, मैन स्टार्टेड टेकिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ओशन एंड सीज. तो मैन जो है ये नेचुरल गैस और जो नेचुरल ऑयल है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है ओशन फ्लोर से और सी से. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर. नंबर 22, population engaged in agriculture is high in the continent of Africa. So जो population है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो ज़्यादातर इंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में. सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें लार्ज पार्ट जो है वो डेजर्ट रीजन का है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एक मैक्सिमम लैंड सरफेस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, तो वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इंगेज है. तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर है ये. नंबर 23, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन साइज, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑनरशिप. सो ये जो स्टेटमेंट है जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज का वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज, देन अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑनरशिप. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन होती है साइज के अकॉर्डिंग. देन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मींस एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ से सोर्स होता है रॉ मटेरियल का उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन होता है. देन नेचर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होती है हैवी इंडस्ट्रीज, इस तरह की वहाँ पर इंडस्ट्रीज की है. उसके बाद है ऑनरशिप, सो प्राइवेट इंडस्ट्रीज, देन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इस तरह से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज का. तो इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. देन नंबर 24, लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज आर ऑल्सो टेक प्रोडक्शन फ्रॉम नेचर. सो ये जो आंसर है ये इनकरेक्ट है इसका आंसर इस स्टेटमेंट का, क्योंकि जो नेचर से जो प्रोडक्ट जो है वो ऑक्यूपाई किए जाते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में किए जाते हैं, और जो टर्शरी एक्टिविटी है इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं डायरेक्टली नेचर से नहीं बल्कि प्राइमरी एक्टिविटी का जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उससे ऑक्यूपाई किए जाते हैं. देन टर्शरी एक्टिविटी का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उससे ऑक्यूपाई किए जाते हैं और उनको सेल किया जाता है. इस तरह की इसमें ऑक्यूपेशन जो है वो इंक्लूड होते हैं टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर. तो इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है बल्कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. नंबर 25, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और more कंट्रीज इज नोन एज ट्रेड.
तो ये जो स्टेटमेंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इज नोन एज ट्रेड, तो ये करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पर कंट्री की कोई ज़रूरत नहीं थी लिखने की, क्योंकि अगर कंट्री नहीं भी लिखे यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन 2 रीजन्स, बिटवीन 2 स्टेट, बिटवीन 2 सिटीज, तो ये जो ट्रेड है ये सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं होते, विद इन ए कंट्री भी हो सकते हैं, विद इन ए सिटी भी होते हैं, एक ही अंदर, एक ही एरिया के अंदर। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्रीज कहा गया है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड आना चाहिए। जब ट्रेड किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज, इट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम उसे सिर्फ ट्रेड भी यहाँ पर कह सकते थे, बट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड मेंशन होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं भी दिया है तब भी ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि 2 कंट्री में भी अगर ट्रेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तब भी वो ट्रेड कहलाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन नंबर 26, इंटरनेशनल ट्रेड इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड है ये पूरी तरह से डिपेंड होती है गवर्नमेंट पॉलिसी पर। तो ये करेक्ट आंसर है। जिस तरह के रिलेशन होंगे हमारे, जो भी जिनसे हमारे ट्रेडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो बहुत सारे टाइम पर जब हमारे किसी कंट्री से जो है रिलेशन अच्छे ना हो तो उस कंट्री के साथ जो है हम ट्रेड के जो रिलेशन होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जो हमारे रिलेशन है अभी ट्रेडिंग के वो बहुत ही कम हो गए हैं। देन चाइना से भी हमारे जो रिलेशन है अभी वो बहुत ही अच्छे नहीं रहे, तो उसमें बहुत सारे जो है अभी लोग कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारी जो है उनकी जो ऐप्स है, मोबाइल ऐप वगैरह, उस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया है जो चाइना के थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन लेती है कि इंटरनेशनल ट्रेड किससे कौन सी कंट्री के साथ करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड होती है। दिस इज द राइट आंसर। देन नंबर 27, टूरिज्म इज मेजर टर्शरी एक्टिविटी। जो टूरिज्म है ये एक मेजर टर्शरी एक्टिविटी है। सो ये जो आंसर है ये राइट आंसर है। टूरिज्म इंक्लूड होता है टर्शरी एक्टिविटी में। नंबर 28, ए रीजन कैन बी अरेंज इनटू वेरियस ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रीजन होते हैं उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स के अंदर, उनमें पाए जाने वाले कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रीजन को जो है वो अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन नंबर 29, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रेड को। सो ये जो आंसर है इसका ये करेक्ट आंसर है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है बहुत ही अफेक्ट करते हैं ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को। जहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे, प्लेन सरफेस रहेगा, प्लेन रीजन रहेगा, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ऐसे रीजन में ट्रेड भी जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोस्टल एरिया अगर रहेगा वहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स रहेंगे तो वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन जो रहता है वो ट्रेड होता है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। देन नंबर 29, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग नंबर 13, इंडस्ट्रीज आर लेस डेवलप ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो है यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट में बहुत ही कम हुआ है, लेस डेवलपमेंट हुआ है। सो इसका जो आंसर है ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है यूएसए का ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल ये इंडस्ट्रियल रीजन है यूएसए का इम्पोर्टेंट, तो इसलिए यहाँ पर ये इसका आंसर जो है वो रॉन्ग है। नंबर 31, फैक्टर्स लाइक लिटरेसी पॉवर्टी आर अफेक्टिंग ऑन रीजनल डेवलपमेंट। तो जो लिटरेसी है, पॉवर्टी है, ये जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा रहेगा, पॉवर्टी कम रहेंगी तो वो रीजन की डेवलपमेंट ज़्यादा होंगी। अगर इलिटरेसी ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है किसी रीजन के अंदर,
तो वहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम दिखाई देती है। तो इस तरह से दोनों भी फैक्टर जो इलिटरेसी एंड पॉवर्टी ये अफेक्ट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को। देन लास्ट नंबर 32, एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मोस्टली ओन बाय द गवर्नमेंट। तो जो एरिया होते हैं, जो पास्चर लैंड होते हैं, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड होते हैं, नॉर्मली जो रूरल एरिया होते हैं, तो इसे मोस्टली जो है गवर्नमेंट ओन करती है। ज़्यादातर ये जो वहाँ की ग्राम पंचायत होती है उनके अंडर में ये परमानेंट पास्चर एरिया एंड ग्रेजिंग लैंड उनके अंडर में होते हैं। सो उनकी ऑनरशिप होती है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई करना वेदर इट इज ए राइट और रॉन्ग, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। सो यहाँ पर आप इसे लर्न करेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने, इनके भी जितने भी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन दिए हैं, और आगे भी और वीडियोस में अपलोड करूंगा इस पे। तो तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।